नमस्कार, मैं वैदेही चौहान राष्ट्र निर्माण न्यूज की हिंदी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुँचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विपक्ष की सभी याचिकाएं की खारिज। ममता के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार, टीएमसी द्वारा बंगाल में घोटाले करने का लगाया आरोप। और चेसिस नंबर बदलने में नागपुर पहले नंबर पर, पूरे देश में दौड़ रहे हैं चोरी किए हुए ट्रक्स। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि वोटिंग सिर्फ ईवीएम पर ही होगी। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज आखिरकार ईवीएम वीवीपैट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया। इन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ किया कि वोटिंग सिर्फ ईवीएम पर ही होगी। बेंच ने 2 फैसले दिए हैं और साफ किया है कि आम सहमति याचिका खारिज करने के पक्ष में है। साथ ही कोर्ट ने सभी वीवीपैट मशीनों की चुनाव बाद जांच की मांग भी खारिज कर दी है। इन याचिकाओं पर न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। हमने इस मामले में 2 दिशा निर्देश दिए हैं। मशीनों पर अभ्यर्थियों के निशानों की प्रोसेसिंग के बाद मशीन को सील कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद वास्तविक मतदान तक कम से कम 45 दिन का अंतराल होना चाहिए। न्यायमूर्ति खन्ना ने फैसले में ऐसा कहा। रामटेक पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले लोहरडोगरी के पेयजल कुएं में लंबे समय से पानी की निकासी नहीं होने से पानी जमा हो रहा है। ऐसे में ये पानी दूषित हो गया है और पानी में कीटाणु पैदा हो गए हैं। लोहरडोगरी ग्राम पंचायत ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत नागपुर जिले में दूसरी पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत है। कुआं गांव में होने के कारण गांव की महिलाएं पीने और दैनिक उपयोग के लिए पानी लाती है। चूंकि कुआं चौक में है, इसलिए नागरिक भी कुएं के आसपास आकर बैठते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुएं का गंदा पानी बाहर नहीं जा रहा है, इसीलिए पानी कुएं के आसपास जमा हो गया है। पानी में चील, कीड़े मकोड़े और मच्छर प्रमुखता से नजर आते हैं। जब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कार्यालय लोहरडोगरी में शिकायत की तो ग्राम पंचायत ने जनशक्ति तैनात की, लेकिन वे पानी निकालने में विफल रहे। कुएं के आसपास नागरिकों के रहने के कारण नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में है। इसीलिए ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करे। उत्पन्न हुई गंभीर समस्या का समाधान संबंधित अधिकारी कब करेंगे, इस पर नागरिकों की नजर टिकी है। राष्ट्र निर्माण न्यूज के लिए जिला प्रतिनिधि राकेश मरजीवे की रिपोर्ट। नागपुर संभाजीनगर एसटी बस के कंडक्टर ने जब टिकट के पैसे मांगे तो यात्री कंडक्टर से बहस करने लगा और चलती बस में कंडक्टर को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना नागपुर कोंडाली मार्ग पर हुई। बस कंडक्टर पर चाकू से जानलेवा हमला करने की जानकारी सामने आई है। आरोपी का नाम फिरोज शेख नूर शेख है। संभाजीनगर आगर की हिरकनी एसटी बस 51 यात्रियों को लेकर नागपुर से कोंडाली होते हुए संभाजीनगर जा रही थी। आरोपी फिरोज नागपुर से बस में सवार हुआ। नागपुर बस स्टॉप पर आरोपी ने सीट आरक्षित होने के कारण देकर महिला यात्री को बस से उतारा। इसके बाद उक्त बस नागपुर से कोंडाली के लिए रवाना हो गई। इस बस के कंडक्टर योगेश नामदेव काले ने नागपुर से कोंडाली जा रहे फिरोज शेख से टिकट मांगा। इस पर फिरोज ने कहा कि मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किया है, मोबाइल में एक मैसेज है। जब बस कंडक्टर योगेश काले ने ऑनलाइन टिकट दिखाने को कहा तो फिरोज शेख ने योगेश काले से बहस की और उसके सिर पर चाकू से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये देखकर बस में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि कुछ यात्रियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आरोपी फिरोज को पकड़ लिया।
बस में सवार यात्रियों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। बस ड्राइवर ने तुरंत बस कोंडाली पुलिस स्टेशन की ओर घुमाई। कोंडाली के थानेदार राजकुमार त्रिपाठी ने गंभीर रूप से घायल बस कंडक्टर योगेश काले को तुरंत इलाज के लिए कोंडाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद योगेश काले को नागपुर रेफर कर दिया। इस मामले में आरोपी पुलिस हिरासत में है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने कोर्ट में भारत से चले जाने की बात कही है। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप ने भारत में आईटी एक्ट के तहत एन्क्रिप्शन तोड़ने की मांग पर असहमति जताई। व्हाट्सएप कंपनी ने कोर्ट में कहा कि अगर उसे एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो वो भारत में अपना काम बंद कर यहाँ से चली जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल इस प्लेटफॉर्म के प्राइवेसी फीचर के चलते ही करते हैं। बता दें कि व्हाट्सएप और इसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने साल 2021 में भारत में लाए गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। याचिका में आईटी एक्ट के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है जिसमें मैसेजिंग कंपनियों के लिए चैट का पता लगाने और मैसेज को सबसे पहले क्रिएट करने वाले शख्स का पता लगाने के लिए प्रावधान करना जरूरी बनाया गया है। इन दिनों रामटेक व पारशिवनी रेंज में आने वाले 15 गाँव में एक बाघ की दहशत बनी हुई है। 2 महीनों से ये बाघ इन गाँवों के आसपास घूम रहा है और अभी तक 23 मवेशियों का शिकार कर चुका है। इस बाघ द्वारा इंसानों के पीछे दौड़ने की भी घटना सामने आई है। लगातार बाघों की बढ़ती संख्या व इनके लिए कम पड़ता क्षेत्र चिंतनीय कारण बनता जा रहा है। बाघ गांव की सीमा तक आ रहे हैं। नागपुर प्रादेशिक के पारशिवनी रेंज में इसी तरह एक बाघ शाम होते ही गांव के पास आ जाता है। उसने अभी तक 23 पशुओं का शिकार किया है। इसे पकड़ने के लिए नागपुर से फरमान भी निकल चुका है, लेकिन 8 दिनों से बाघ वन विभाग के साथ आंख मिचौली कर रहा है। गांव वालों में बाघ की दहशत बनी है। माना जा रहा है कि क्षेत्र कम पड़ने के कारण यहां से पारशिवनी रेंज में ये बाघ आ गया। 8 दिन पहले नागपुर के प्रधान मुख्य वन संरक्षण ने इसे ट्रैंक्युलेट करने के आदेश दिए हैं, लेकिन 8 दिन से टीम के हाथ ये बाघ नहीं लगा है। हालांकि शाम होते ही गांव के पास ये बाघ दिखाई देता है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उदगीर की एक सभा में चित्रा वाघ ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस नेताओं की तुलना गिद्ध से की है। चित्रा वाघ ने उदगीर की एक सभा में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी भ्रष्ट लोग एक साथ आ गए हैं और ये सभी गिद्ध उनके शेर को घेरने आए हैं। वे उदगीर में महिलाओं की एक बैठक में बोल रही थी। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले एक लफड़ेबाज आदमी हैं। उन्होंने अकोला के सांसद संजय धोत्रे के मरने की कामना भी की है। चित्रा वाघ ने उदगीर में आयोजित महिलाओं की बैठक में नागरिकों से अपील की कि उन्हें कुचले बिना नहीं रहेंगे। चित्रा वाघ महायुति उम्मीदवार सुधाकर श्रृंगारे के प्रचार के लिए लातूर और उदगीर जिले के दौरे पर आई थी। इस मौके पर चित्रा वाघ ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि खाओ किसी का भी मटन, लेकिन दबाओ कमल का बटन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मालदा में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर जोरदार हमला बोला और कहा कि टीएमसी बंगाल में घोटाले करती है। ममता के गढ़ में पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी बंगाल में घोटाले करती है, जबकि भाजपा बंगाल के विकास के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि एक ऐसा समय था जब बंगाल पूरे देश के विकास का नेतृत्व करता था, लेकिन पहले लेफ्ट वालों ने और फिर टीएमसी वालों ने बंगाल की इस महानता को चोट पहुंचाई, बंगाल के सम्मान को चूर चूर कर दिया, विकास पर रोक लगा दी। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ों के स्कैम।
घोटाले टीएमसी करती है और भुगतान बंगाल की जनता को करना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि बंगाल के 50 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 8,000 रुपए सीधे भेजे गए हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को देखिए, वो आपको लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मैं केंद्र से बंगाल के विकास के लिए यहाँ की सरकार को जो पैसा भेजता हूँ वो टीएमसी के नेता, मंत्री और तोलाबाज मिलकर खा जाते हैं। ऐसा आरोप पीएम मोदी ने ममता सरकार पर लगाया। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर खरीदारों के सामने आने वाली पार्किंग संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने डेवलपर्स के लिए आवंटन पत्र और बिक्री के लिए समझौते के कागजात में पार्किंग विवरण शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। आवंटन पत्र, बिक्री समझौते में पार्किंग का विवरण होना अब अनिवार्य हो गया है। इस आशय के परिपत्र के अनुलग्न के अनुसार एक मॉडल मसौदा खंड नियामक निकाय द्वारा जारी किया गया है, जिसमें पार्किंग विवरण जैसे पार्किंग स्थल संख्या, पार्किंग स्थान की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, भवन परिसर में पार्किंग का स्थान आदि शामिल होंगी। इससे पार्किंग से संबंधित अस्पष्टता और झगड़ों को दूर किया जा सकेगा। दिसंबर 2022 में जारी बिक्री के लिए मॉडल समझौते में हर बिक्री समझौते में फोर्स मेजोर, कारपेट एरिया, दोषदायित्व अवधि और हस्तांतरण समझौते को शामिल करना अनिवार्य है। अब पार्किंग विवरण भी इस समझौते का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान दें कि महारेरा के अनुसार यहाँ तक कि वे बदलाव जो घर की खरीदारी की सहमति से किए जाते हैं, उन्हें भी नियामक निकाय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री के शहर नागपुर से पिछले 3 वर्षों में 1,195 नाबालिग लड़कियां अपने घरों से लापता हो गई है। गायब होने वाली ज्यादातर लड़कियां 10वीं-12वीं कक्षा की है। इससे अभिभावकों में चिंता का माहौल है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में नाबालिग लड़कियों, युवतियों, विवाहित महिलाओं के लापता होने की दर बढ़ी है। 14 से 17 साल की उम्र की किशोरियां शारीरिक आकर्षण के जरिए प्यार में पड़ जाती है। भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता के बिना वे सिर्फ प्यार के लिए घर से भागने का फैसला करते हैं। वे अपने माता पिता से अधिक अपने प्रेमी पर विश्वास करके घर से निकलते हैं। 18 साल से कम उम्र की लड़की के लापता होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया जाता है। नाबालिग बच्ची का पता लगाने के लिए प्रत्येक पुलिस आयुक्तालय और अधीक्षक कार्यालय में एक तस्करी विरोधी सेल स्थापित किया गया है। इस टीम के साथ थाने की टीम भी अपहृत लड़कियों की तलाश में काम कर रही है। हालांकि कुछ लड़कियों का पता नहीं चल पाता क्योंकि उन्हें विदेशों में या वेश्यावृत्ति में ढकेल दिया जाता है। जानकारी में सामने आया है कि ज्यादातर नाबालिग लड़कियां नौकरी का लालच, जल्दी पैसा कमाने की फिराक में प्यार के जाल में फंसकर लापता हो गई है। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मराठा आरक्षण आंदोलनकारी मनोज जारांगे ने आज लोकसभा चुनाव के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वे जालना जिले के अंबाद तालुका में मतदान केंद्र पर एम्बुलेंस से गए और अपना वोट डाला। जारांगे का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनका इलाज चल रहा है। मनोज जारांगे एम्बुलेंस में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मनोज जारांगे ने कहा कि वोट किसी को भी दो, जिम्मेदारी समाज के कंधों पर है। समाज को उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो सगे सोयरे के पक्ष में हैं और जो मराठा और कुणबी के पक्ष में हैं। हालांकि हमने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है, हमने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन विध्वंस में भी हमारी जीत है। इस बार विध्वंसक बनो टीके रहने या उम्मीदवार देने जैसी कोई बात नहीं है। उखाड़ फेंकने में बड़ी जीत होती है। इस दौरान मनोज जारांगे ने महाविकास आघाड़ी और महायुति पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों एक ही है। इसी बीच मनोज जारांगे ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान लोकतंत्र का उत्सव है, सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। म्हणून आलोय समाजाने, मराठा समाजाने 100% यावेळेस मतदान करायचं आणि सगळ्या जनतेनं पण करायचं।
परंतु करताना एक लक्षात असू द्या की आपले लेकरं सुद्धा डोळ्यासमोर असले पाहिजेत की जे आपल्या लेकरांना जे हक्कासाठी न्यायासाठी लागते तेही डोळ्यासमोर ठेवायचे. मी सांगताना सांगितलेलं की तुम्ही कोणालाही मतदान करा. मी म्हणणार नाही तुम्ही याला करा किंवा त्याला करा, कारण या निवडणुकीत मी नाही आहे. समाजाच्याच खांद्यावरती ही जबाबदारी यावेळेस. म्हणून फक्त एक गोष्ट खरी आहे की सगळे स्वरेच्या अंमलबजावणीच्या बाजूनं आणि मराठा आणि कुणबी एकच आहे याच्या बाजूनं असणाऱ्यांना मात्र सहकार्य समाजानं करावं. यावेळेस जरी आपण कुठला उमेदवार अपक्षही दिलेला नाही, कुणाला पाठिंबाही दिलेला नाही नसला तरी पाडण्यासुद्धा खूप मोठा विजय आहे. उभाच राहावं किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करावा असं काय नाही, पाडण्यात खूप मोठा विजय. यावेळेस पाडणारे बना. जर 6 जूनच्या आत नाही आरक्षण दिलं तर देणारे बनू. आपण विधानसभेला मैदानात मी येते त्यावेळेस, कारण प्रश्न हा मराठ्यांचा पण आहे, मुस्लिमांच्या आरक्षणाचा आहे, धनगर बांधवांच्या आरक्षणाचा आहे, 12 बलुतेदारांचा पण आहे आणि दलित बांधवांचा पण आहे. मैदानात त्यावेळेस उतरू, देणारे बनू. परंतु आज उगाच काहीतरी बातम्या पसरायच्या, त्याचा मा करायचा, महायुती महाविकास आघाडी सारखेच आहेत असं म्हणण्याचा माझा अर्थ असा होता की सारखेच आहेत म्हणजे या दोघांनी आमचा कार्यक्रम केलेला आहे. आरटीई नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई है। इस मामले में शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया गया है। नए नियमों के कारण आरटीई के तहत अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में प्रवेश मुश्किल होने का याचिका में आरोप लगाया गया। राज्य सरकार द्वारा बदले गए आरटीई नियमों को बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर खंडपीठ में जनहित याचिका द्वारा चुनौती दी गई है। नए नियमों के कारण आरटीई के तहत अंग्रेजी माध्यम में निजी स्कूलों में प्रवेश मुश्किल होने का याचिका में दावा किया गया है। इस मामले में बुधवार को न्यायमूर्ति नितिन सामरे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री के समक्ष हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग को नोटिस जारी करते हुए 8 मई तक जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। नागपुर खंडपीठ में शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कामले और अनिकेत कुत्तरमारे ने ये जनहित याचिका दायर की है। याचिका के अनुसार आरटीई के तहत वंचित, कमजोर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों को 25% आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस वर्ष आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इसके अनुसार विद्यार्थी के निवास स्थान से 1 किलोमीटर तक के अनुदानित विद्यालय, सरकारी विद्यालय, स्थानीय स्वराज्य संस्था के विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्र निर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को महाराष्ट्र की 8 सीटों पर भी वोटिंग शुरू हो गई है। आज बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी की सीट पर मतदान हो रहा है। राज्य की कुल 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चरण में कई वीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने नांदेड़ में मतदान किया है। वोट डालने के बाद बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि लोगों से मेरी अपील है कि बड़ी संख्या में जाए और वोट करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान दें और मतदान करें, क्योंकि एक मजबूत सरकार लाने में आपका वोट महत्वपूर्ण है। वहीं महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने भी मतदान किया है। इसी बीच उनके साथ उनके पति रवि राणा भी मौजूद थे। इसी बीच 11 बजे तक कितना मतदान हुआ है, इसकी जानकारी भी सामने आई है। महाराष्ट्र के दूसरे चरण में 11 बजे तक 18.83% मतदान हुआ है। इससे पहले 9 बजे तक 7.45% मतदान हुआ था। चोरी के ट्रकों की चेसिस नंबर बदलने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन कर बेचने का धंधा जोरों शोरों से चल रहा है। चोरी और धोखाधड़ी के एक ऐसे ही मामले में नवी मुंबई की क्राइम ब्रांच ने नागपुर में छापा मारा। चोरी के ट्रकों के चेसिस नंबर बदलने के बाद नागपुर उनका रजिस्ट्रेशन कर बेचने का हब बन गया है। चोरी और धोखाधड़ी के एक ऐसे ही मामले में नई मुंबई के क्राइम ब्रांच ने नागपुर में छापा मारा है। इस छापेमारी से आरटीओ अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा हड़कंप मच गया है। इस बीच क्राइम ब्रांच पुलिस ने नागपुर ग्रामीण से शील नामक एक एजेंट को हिरासत में लिया है। उसकी गहन जांच के बाद अब पूरी संभावना है कि आरटीओ के बड़े अधिकारी पुलिस के शिकंजे में फंस जाएंगे। इस कार्रवाई से नागपुर आरटीओ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। शील को पहले भी इस तरह से गिरफ्तार किया गया था।
मालूम हो कि इस कार्रवाई के बाद ग्रामीण के कुछ पदाधिकारी अपने आकाओं के शरण में चले गए थे। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, विपक्ष की सभी याचिकाएं की खारिज। ममता के गढ़ में पीएम मोदी की हुंकार, टीएमसी द्वारा बंगाल में घोटाले करने का लगाया आरोप। और चेसिस नंबर बदलने में नागपुर पहले नंबर पर, पूरे देश में दौड़ रहे हैं चोरी किए हुए ट्रक्स। बिजनेस छोटा हो या बड़ा, हर दुकानदार उसे बढ़ाना चाहता है। अब राष्ट्रनिर्माण न्यूज आपके लिए लाया है एक सुनहरा अवसर। हम आपकी शॉप को घर घर तक पहुंचाएंगे, करेंगे आपकी शॉप का प्रमोशन पूरे महीने मात्र 5,000 रुपए में। अब आपके प्रोडक्ट की हर जानकारी हम पहुंचाएंगे आपके कस्टमर्स तक। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। राष्ट्रनिर्माण न्यूज के हिंदी बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्रनिर्माण न्यूज। नमस्कार।